फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि होम्योपैथी की दवाइयां आप लोगों को किस तरह से अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। और दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पैल्पिटेशंस के बारे में। पैल्पिटेशंस यानी कि दिल का धड़कना। तो अगर दिल ज़ोर ज़ोर से धड़के आपको फील हो, जिसे हम पैल्पिटेशंस कहते हैं, तो ये पैल्पिटेशंस किन कारणों की वजह से होता है और ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको हेल्प कर सकती है, इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर आप प्रेस कर दें। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे साथ लाइव आप जुड़े लाइव कंसल्टेशन के माध्यम से, तो उसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि आप नोटिफाइड रहें जब भी मैं कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप उसे मिस नहीं करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पैल्पिटेशंस एंड द रोल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन्स। तो दोस्तों, पैल्पिटेशंस यानी कि दिल का धड़कना। तो पैल्पिटेशंस क्या है? पैल्पिटेशन इज नथिंग बट एन अवेयरनेस ऑफ योर हार्ट बीट, यानी कि आपको फील हो रहा है कि आपका जो हार्ट है वो बीट कर रहा है, आपका दिल धड़क रहा है, ये आप फील कर पा रहे हैं। तो नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, हमें ये चीज़ फील नहीं होती है, पर अगर कभी ऐसा आपको लगे कि दिल धड़क रहा है, आप उसको फील कर पा रहे हैं, इसी को हम कहते हैं पैल्पिटेशंस। तो दोस्तों, पैल्पिटेशंस के क्या कारण होते हैं, क्या रीज़न होते हैं? तो पैल्पिटेशंस हो सकता है अगर आपको किसी प्रकार का कोई इमोशनल स्ट्रेस कुछ हुआ है, कोई एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, या आपको कोई पैनिक अटैक आया है, तो इन कारणों की वजह से आपको पैल्पिटेशंस हो सकते हैं। अगर एड्रेनलिन रश बॉडी में होता है तब आपको पैल्पिटेशंस फील होते हैं। अगर आप ज़्यादा स्टिमुलेंट्स आपने लिया है, कैफीन वगैरह ज़्यादा लिया, तो उसके वजह से भी आपको पैल्पिटेशंस फील हो सकता है, या आपको जो धड़कन है आपकी महसूस हो सकती है। एंग्जाइटी की वजह से ये हो सकता है। दोस्तों, कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म में भी ऐसा हो सकता है। हाइपो और हाइपर दोनों में हो सकता है, बट ज़्यादातर हाइपरथायरॉयडिज्म में आपको ये पैल्पिटेशंस फील हो सकती है। इसके अलावा हो सकता है अगर आपको कोई अंडरलाइंग हार्ट डिजीज़ है, कोई आपको हार्ट से रिलेटेड बीमारी है, उसकी वजह से भी पैल्पिटेशंस हो सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादातर तो पैल्पिटेशंस या दिल का धड़कना जो होता है ये सेल्फ लिमिटिंग होता है एंड मोस्टली इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। पर अगर पैल्पिटेशंस के साथ साथ आप लोगों को चेस्ट में एक टाइटनेस का फीलिंग हो रहा है, चेस्ट में आपको दर्द हो रहा है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको डिजी फील हो रहा है, सर घूम रहा है, फेंटिंग फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप उठेंगे तो फेंट हो जाएंगे, गिर जाएंगे, तो अगर डिजीनेस, पेन इन द चेस्ट और इसके साथ साथ डिस्निया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, इस तरह के सिम्टम्स आपको इसके साथ हो रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली मेडिकल केयर लेने की आवश्यकता है। और हो सकता है हार्ट की किसी बीमारी की वजह से आपको हो रहा हो। दोस्तों, जनरली हार्ट की बीमारी की वजह से जो पैल्पिटेशंस होती हैं, एरिथमियाज होती हैं, तो वो एक हार्ट कंडीशन होता है। इसके अलावा पैल्पिटेशंस हम देखते हैं कि आपको कोई कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, इसमें हो सकता है। अगर बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, हाइपरटेंशन है, तो इसकी वजह से भी ऐसा आपको हो सकता है। तो हम बात करते हैं पैल्पिटेशंस होते हैं तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर पैल्पिटेशंस आपने फील किए हैं या आपको रेगुलर बेसिस में ये हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली अपना बीपी मॉनिटर करना चाहिए। आपको अपना पल्स का ध्यान रखना चाहिए, पल्स रेट आपका क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अगर ज़रूरत हो तो हम एक ECG भी आपका करवाते हैं। अब जनरली क्या होता है कि आपको जब पैल्पिटेशंस महसूस होता है, जब धड़कन आपको महसूस होती है, दिल धड़क रहा है, वो फील होता है, उसी टाइम पे ECG ज़्यादा बेहतर होता है। बट कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को पैल्पिटेशंस फील हुआ, बट वो जब क्लिनिक में जा रहे हैं उस टाइम पे पैल्पिटेशन फील नहीं हो रहा है, नॉर्मल ECG में हमें कुछ नहीं दिखा। तो ऐसे केसेस में अगर ज़रूरत पड़े तो हम हॉल्टर टेस्ट के लिए भी आपको कहते हैं, हॉल्टर मॉनिटरिंग के लिए भी कहते हैं। तो हॉल्टर मॉनिटरिंग क्या है? ये एक
प्रकार का ईसीजी है जो आपके हार्ट के एक्शंस को ये मॉनिटर करता है प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए, जैसे 24 घंटे के लिए, 72 आवर्स के लिए। तो ये एक कंटिन्यूअस ईसीजी है जिससे अगर आपको पैल्पिटेशन जिस टाइम पे हुए उस टाइम का भी ईसीजी का एक रिकॉर्ड रहता है और इससे पता चलता है कि आपका हार्ट किस तरह से फंक्शन कर रहा है। तो ये तो हमारी बेसिक कुछ टेस्ट के बारे में बात हो गई। अब एक चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपका पल्स रेट क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब पल्स रेट का मतलब है कि आपका हार्ट किस स्पीड से ब्लड भेज रहा है, एक्सट्रीमिटीज़ में ब्लड पंप कर रहा है, तो वो आपको पल्स रेट से पता चल सकता है। पल्स रेट कैसे पता लगाएं? तो दोस्तों पल्स रेट पता लगाना या अपना पल्स रेट चेक करना इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। तो इसको कैसे? तो दोस्तों पल्स रेट को चेक करना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, आप लोग कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने हाथों में ये जो हमारा थंब का एरिया है इसके इनसाइड यहाँ देखना होता है। तो आपको क्या करना है, आपने अपनी हथेली में ये जो सेंटर पॉइंट है बीचों बीच, इसका थोड़ा हमें इस तरफ आना है, अंगूठे के तरफ। तो आप ये मान लो कि अंगूठा और ये जो बीच का पार्ट है इसके बीचों बीच 1 सेंटीमीटर यहाँ। तो आपको ऐसी 2 अपनी फिंगर्स लेनी है और इस पे ऐसे आपको रखना है। सो व्हेन यू कीप इट यू कैन फील द पल्स, आपको अपनी पल्स फील होती है और आपको अपना घड़ी से पूरा 60 सेकेंड आपको देखना है, 1 मिनट, और आपको जो ये पल्स आपको फील हो रही है वो काउंट करना है। अब पल्स को काउंट करने के लिए या पल्स रेट देखने के लिए हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर ये सब भी डिवाइसेस होते हैं, बट इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, आप खुद कर सकते हैं और ये ज़्यादा एक्यूरेट भी होगा जब आप खुद करेंगे। ऐसा क्यों? देखिए, जब हम ऑक्सीमीटर वगैरह से हम पल्स ऑक्सीमीटर से पल्स को रिकॉर्ड करते हैं तो वो कुछ सेकेंड्स का पल्स रेट लेकर उसको मल्टीप्लाई कर देता है 20 से। तो फॉर एग्जांपल 3 सेकेंड का आपका जो पल्स है उसको मल्टीप्लाइड बाई 20, सो 3 इंटू 20 इक्विवेलेंट टू 60। तो इस तरह से आपका पल्स का जो रिकॉर्डिंग है वो पल्स ऑक्सीमीटर में आता है। पर जब आप खुद इसको करते हैं तो कोशिश करें कि आप पूरा 1 मिनट तक देखें। अगर 1 मिनट तक नहीं देख रहे, एटलीस्ट 30 सेकेंड्स तक देखकर मल्टीप्लाइड बाई 2 ये आप कर सकते हैं। तो इससे आपका क्या पल्स रेट है वो हमें पता चलता है। नॉर्मली आपका पल्स रेट 70 to 75 के बीच ऐसा होना चाहिए, बट अगर ये 90 तक भी है तो ठीक है, पर इससे आप अपना पल्स का एक आप रिकॉर्ड अपने पास रख सकते हैं। और दोस्तों पल्स वगैरह भी जब हम देखते हैं तो आपको एक रेस्टिंग स्टेज में देखना होता है, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर कर आए हैं उसी टाइम पे पल्स देखेंगे तो थोड़ा बढ़ा हुआ होगा। तो जब आपने रेस्ट किया है थोड़ी देर उसके बाद आप पल्स को देखें, या रेस्टिंग स्टेट में आपको जो पल्स रेट है अपना देखना होता है। तो इस बात का भी हम ध्यान रख सकते हैं, हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं। आपका पल्स रेट कितना है ये आप खुद से चेक करके इसको आप मॉनिटरिंग इसका कर सकते हैं। हार्ट रेट हमारा तभी भी बढ़ जाता है जब आप बहुत ज़्यादा कोई फिजिकल वर्क आपने किया है, एक्सरसाइज आपने किया है, बहुत ज़्यादा आपने कुछ रनिंग वगैरह करी है, उस टाइम पे भी जो आपका हार्ट रेट है वो बढ़ता है। तो वो नॉर्मल है क्योंकि आपने फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा किया, इस वजह से आपका हार्ट रेट बढ़ा है। तो उस टाइम पे भी आपको धड़कन महसूस हो सकता है, बट दैट इज़ अगेन नॉर्मल बिकॉज वो फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से हुआ है। तो ये हमारे मुख्य रूप से पैल्पिटेशंस का एक क्या किस रीज़न से आपको पैल्पिटेशंस हो सकते हैं तो इसका एक एक्सप्लेनेशन है। अब हम बात करते हैं कि अगर ऐसा होता है तो अब हम मेडिकली आपको कैसे, मेडिसिन के थ्रू हम कैसे। तो दोस्तों ये हमने बात करी है कि पैल्पिटेशंस के क्या क्या पॉसिबल कॉजेज़ हो सकते हैं, क्या क्या मुख्य रूप से इसका रीज़न हो सकता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज किया है तो वो एक रीज़न हो सकता है, एड्रेनलिन रश एक रीज़न हो सकता है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक ये एक रीज़न हो सकता है, मेडिकल कंडीशन जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म इसकी वजह से हो सकता है, कुछ मेडिकेशंस की वजह से भी हो सकता है। अगर ये सब कोई रीज़न नहीं है तो कोई अंडरलाइंग हार्ट डिजीज़ हो सकता है, बट हार्ट डिजीज़ के जो चांसेस हैं वो लास्ट है, पहले हमारे ये रीजंस होते हैं। एंड उसके साथ मैंने क्या बताया, बाकी आपको साइन भी देखना है कि पेशेंट को छाती में दर्द तो नहीं हो रहा है, फेंट तो नहीं हो रहा है, पेशेंट सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रहा, इन सब बातों का भी हमें ध्यान देना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि पैल्पिटेशंस में या अगर दिल धड़क रहा है तो ऐसे कंडीशन में होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती है। दोस्तों हमारी जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है एकोनाइट।
अब एकोनाइट हमें फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। एकोनाइट आपको तब देना है जब सडनली ऐसा होता है, कोई सडन इमोशनल फैक्टर की वजह से ऐसा हुआ है और एक लंग्स में भी एकदम से सूजन आ जाती है, हाइपरमिया हो जाता है, कंजेशन हो जाता है, उसके साथ साथ पैल्पिटेशंस हो रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन जो कि एक एक्यूट जिसका ऑनसेट है, एक सडन ऑनसेट है, ऐसे में हमें एकोनाइट को कंसिडर करना होता है। एकोनाइट में हम ये भी देखते हैं कि पेशेंट को एक मन में डर लगता है, फियर बहुत ज़्यादा होता है, फियर ऑफ डेथ, पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, ड्राई स्किन होती है। तो इन सब बातों का भी हमें ध्यान देना है जब भी हम एकोनाइट के बारे में सोचते हैं या हम एकोनाइट को कंसिडर करें। तो ड्राई हॉट स्किन, थर्स्ट ज़्यादा है पेशेंट को, एंड फियर, एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मार्क्ड होगी जब हमें एकोनाइट को कंसिडर करना है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है एमोन कार्ब। अब एमोन कार्ब में हम देखते हैं कि अगर आप लोगों को कोई चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है और उसके साथ साथ आपको हार्ट की प्रॉब्लम या पैल्पिटेशंस फील हो रही हैं, तब हम एमोन कार्ब को कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर ब्रोंकियल एम्फिसिमा है, आपको खांसी हो रही है, खांसी के साथ ब्लड वगैरह आ रहा है और उसके साथ साथ आपको हार्ट में पैल्पिटेशंस फील हो रहा है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, डिस्निया फील हो रहा है, आपको वार्म रूम में तकलीफ़ ज़्यादा होती है, आप जब लेटते हैं तो आपकी तकलीफ़ एकदम बढ़ जाती है, उठकर बैठना पड़ता है सांस लेने के लिए या बेटर फील करने के लिए। इसके साथ साथ आपको फील होता है कि हाथों में, पैरों में, वेन्स में सूजन आ गई है, स्वेलिंग हो गई है और एक डिजीनेस सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि फेंट हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, एक डिजी फील हो रहा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खांसी की सिम्टम्स साथ में है या आपको चेस्ट रिलेटेड कंप्लेन है एंड उसके साथ पैल्पिटेशंस है, तो हम ऐसे कंडीशन में एमोन कार्ब मेडिसिन को कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है एमाइल नाइट्राइट। तो एमाइल नाइट्राइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन ऐसे कंडीशन के लिए, प्रिकॉर्डियल एंग्जाइटी के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। तो इसमें पेशेंट को फील होता है कि हार्ट फ्लटर हो रहा है, पेन फील होता है एंड इसके साथ साथ जो किसी तरह का भी मेंटल एक्साइटमेंट, इमोशनल एक्साइटमेंट, इससे प्रॉब्लम बढ़ जाती है, गैस्ट्रिक कंप्लेन की वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाती है। एंड इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि जो पल्स है, पल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पल्स आपका बहुत क्विक हो रहा है। तो जल्दी जल्दी पल्स का बढ़ना और फ्लटरिंग सेंसेशन फील होना, एक एंग्जाइटी, एक हार्ट में एक हेवीनेस का फील होना, तो ऐसे जब प्रिकॉर्डियल एंग्जाइटी, प्रिकॉर्डियल टेंशन का फीलिंग हो तो ऐसे में एमाइल नाइट्राइट मेडिसिन आपको बहुत अच्छा हेल्प कर सकती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम में हम देखते हैं कि एक थ्रॉबिंग वाली फीलिंग होती है और जो कंप्लेन है वो कब बढ़ेगी, वो तब बढ़ती है जब पेशेंट लेटता है, जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तब प्रॉब्लम ज़्यादा है, जब कोई मस्कुलर एक्टिविटी किया उसके बाद प्रॉब्लम ज़्यादा है, और बेटर फील होता है जब पेशेंट जल्दी जल्दी चलता है। तो जब जल्दी जल्दी चले तो थोड़ा सा बेटर फील होता है। जो कंप्लेन है उसके साथ साथ सर में भारीपन, सर में दर्द ऐसा भी महसूस हो सकता है, एंग्जाइटी, मेंटल एंग्जाइटी, तो ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन को कंसिडर करें। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम जब पेशेंट की तकलीफ़ जल्दी जल्दी चलने से बेटर फील हो और तकलीफ़ बढ़ती है जब रेस्ट कर रहा हो, लेटा हुआ हो या कोई मस्कुलर एक्टिविटी किया हो, तो ऐसे में अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन हम कंसिडर कर सकते हैं अगर इसके साथ पैल्पिटेशंस और पल्स रेट भी बढ़ गया हो। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है एपिस मेलिफिका। तो एपिस मेलिफिका में हम देखते हैं कि हार्ट में, स्पेशली बॉटम ऑफ द हार्ट में एक डार्टिंग पेन होता है, चुभन वाली पेन होती है, स्टिंगिंग वाली पेन होती है और जो पेन है वो राइट साइड ऑफ द चेस्ट तक आती है। एपिस में एक ड्रॉप्सिकल कंडीशन होना, सूजन हो जाना, हाइड्रोपेरिकार्डियम होना, तो ऐसी कंडीशंस होती है। पेशेंट को पैरों में स्वेलिंग फील हो सकता है, हाथों में स्वेलिंग फील हो सकती है, हार्ट डिजीज़ेस के कारण से अगर हो रहा है तो भी इसको हम सोच सकते हैं। इसमें एक ड्रॉप्सिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा मार्क्ड होती है एपिस मेलिफिका में, और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि पेशेंट थोड़ा सा क्लमजी हो जाता है,
चीज़ें अगर कुछ पकड़ा है हाथ से ड्रॉप हो गया है, तो इस तरह का एक क्लमजीनेस आ जाता है एंड ड्रॉप्सी या सूजन है, तो हम एपिस मेडिसिन को कंसिडर कर सकते हैं। इसके साथ साथ एनीमिया, एब्सेंस ऑफ थर्स्ट, ये भी हमें देखने को मिलता है। हार्ट की हाइपरट्रोफी या इसेंट्रिक हाइपरट्रोफी ऑफ द हार्ट या डायलिटेशन ऑफ द हार्ट, हाइड्रोपेरिकार्डियम, तो ऐसे तमाम कंडीशन में हम एपिस मेडिसिन को कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी इंफॉर्मेशन अबाउट पैल्पिटेशंस एंड द रोल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आपने इसको पसंद किया है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आप लोग चाहते हैं मेरे साथ लाइव जुड़ना तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को अवश्य प्रेस कर दें। दोस्तों अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं अपने किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए, तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।